नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। लद्दाख में बीजेपी दफ्तर में लगाई गई आग, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर नया ई साइन फीचर शुरू किया। राहुल बोले, जब चोरी पकड़ी गई तो ताला लगाया। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट में स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पर 17 स्टूडेंट से यौन शोषण करने का लगा आरोप। 17 छात्राएं बोली, चैत्यानंद ने अश्लील मैसेज भेजे, जबरन छुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी नीतीश कुमार को मेंटली रिटायर्ड मान चुकी, वो उन्हें बोझ मानती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाहरी हमलों के कारण 800-900 साल में हिंदुओं की आबादी बढ़ने की बजाय घट गई। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। पटना में CWC की मीटिंग में आज क्या कुछ हुआ। आजादी के बाद पहली बार आज यानी 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स यहां मौजूद रहे। ये मीटिंग आज शाम 4 बजे तक चली। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी का दावा है कि मीटिंग बिहार में सत्ता परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साल 2023 में तेलंगाना में चुनाव के वक्त कांग्रेस ने वहां CWC की बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद कांग्रेस की वहां पर सरकार बनी थी। इस बैठक से कांग्रेस पार्टी को वहां फायदा मिलता दिखा था। वहीं आज इस बैठक के जरिए बिहार चुनाव में कांग्रेस खुद को केंद्र में रखने की कोशिश करती नजर आई। कांग्रेस पार्टी ने इस बड़ी बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने की कोशिश की। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी नीतीश कुमार को मेंटली रिटायर्ड मान चुकी है, वो उन्हें बोझ समझती है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, किसान और बाढ़ को लेकर एनडीए पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये जो अब है सरकार, ये पहले आया राम गया राम बोलते थे। ये पहले आया राम गया राम हरियाणा में शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो है बिहार में भी आया नीतीश गया नीतीश, ये शुरू हो गया। तो इसीलिए अब एक बार गया तो उसको जाने दो। अगर कभी गलती से फिर तेजस्वी के पास आकर, राहुल जी के पास आकर पूछने लगा तो कम से कम लोगों के हित में तो मत लो उनको, जनता के हित में। क्योंकि वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं। और गरीबों को, आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। इनको कोई हक पहले भी नहीं था, महिलाओं को भी हक नहीं था, दलितों को नहीं था, अछूतों का तो छोड़िए, नहीं था। लेकिन जो लोग समाज के नाम से, जो लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बहुत बातें करते थे और सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों को लेके बात करते थे, वही लोग जाकर आज बीजेपी के झोली में गिरे हैं। तो इसीलिए आपको ताकत से लड़ना है। आपके हकूक के लिए हम आपके साथ हैं। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। इन वायदों के पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं
क्योंकि हम दूध का दूध पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। क्या राहुल गांधी के आरोपों के बाद एक्शन में आया चुनाव आयोग? राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया ई-साइन फीचर लॉन्च किया है, जिसमें अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, हटाना या सुधार करना और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट और ऐप पर एक नया ई-साइन फीचर शुरू किया है। अब वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 या सुधार करने के लिए फॉर्म 8 के लिए आवेदन करने वालों को अपनी पहचान आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए पक्की करनी होगी। इसका मतलब कि फॉर्म भरने के बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे डालने के बाद ही आपका आवेदन आगे बढ़ेगा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए गलत तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसे चुनावी धोखाधड़ी कहा था। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। पहले लोग सिर्फ अपनी वोटर ID नंबर को मोबाइल नंबर से जोड़कर फॉर्म भर देते थे। उस समय ये जांच नहीं होती थी कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति वही है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि आलंद में लगभग 6000 वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की गई थी। इस पर चुनाव आयोग ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति सीधे ऑनलाइन वोटर का नाम नहीं हटा सकता। नाम हटाने से पहले उस व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार आलंद मामले में 6018 नामों पर आवेदन आए थे, जिनमें से सिर्फ 24 ही सही पाए गए। बाकी 5994 वोटर अभी भी वहीं रहते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि नए ई-साइन फीचर से ऐसी धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बहरहाल अब ये आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है, उसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और साथ ही में अब यह भी देखा जाएगा कि ये कदम मतदाता सूची में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में क्या कुछ करता है। लेह की सड़कों पर क्यों मचा हंगामा? आजकल देश के कई हिस्सों में युवा बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के पटना में BPSC टीचर भर्ती को लेकर छात्र सरकार से नाराज नजर आए थे, वहीं उत्तराखंड में भी पेपर लीक के मामलों पर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर CBI जांच की मांग कर रहे थे। दिल्ली में भी कुछ समय पहले SSC परीक्षाओं को लेकर हंगामा हुआ था। अब इसी तरह युवाओं का गुस्सा लद्दाख में भी देखने को मिला। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में आज हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। गुस्साए छात्रों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी, पुलिस पर पत्थरबाजी की और CRPF की गाड़ी में भी आग लगा दी। ये छात्र सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे थे, जो पिछले 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद ये हिंसा भड़क गई। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर सरकार की ओर से कोई जवाब न मिलने पर उनके समर्थकों ने मंगलवार को हिल काउंसिल के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी और सोशल मीडिया पर लोगों को बुलाया। बुधवार सुबह हजारों की संख्या में भीड़ हिल काउंसिल दफ्तर के बाहर जमा हो गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया, जिससे बहस और फिर झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस तक के गोले छोड़े। इसके जवाब में उग्र भीड़ ने पहले पुलिस की गाड़ी को आग लगाई और फिर पास के बीजेपी कार्यालय में भी तोड़फोड़ मचा दी। इस झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई और जब ये झड़प बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म करने का भी ऐलान किया और लोगों से हिंसा ना करने की भी अपील की। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल
यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वहीं ये ध्यान देने वाली बात है कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाते समय सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भरोसा दिया था। इस मांग को लेकर अगली बैठक 6 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली है और अब देखा जाएगा कि लद्दाख की इस मांग को क्या केंद्र की सरकार पूरा कर पाती है या नहीं। बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या बोले चीफ जस्टिस। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बताया कि बुलडोजर चलाकर की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ फैसला सुनाकर उन्हें बहुत सुकून मिला था। उन्होंने कहा कि ये फैसला इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें इंसानियत से जुड़ा पहलू था। उन्होंने साफ कहा कि किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता क्योंकि उस परिवार का कोई एक सदस्य अपराधी है। गवई ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने ये भी बताया कि इस फैसले को सुनाने वाले बेंच में उनके साथ जस्टिस KV विश्वनाथन भी थे। हालांकि इस फैसले का पूरा श्रेय उन्हें दिया गया, लेकिन वो मानते हैं कि इसे लिखने का असली क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथन को भी मिलना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर की कार्रवाई पर एक फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी अधिकारी खुद ही जज बनकर ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर 15 दिन का नोटिस दिए बगैर किसी का घर या निर्माण गिराया गया तो अधिकारी को अपने खर्च पर उसे दोबारा बनवाना पड़ेगा। इसके साथ कोर्ट ने 15 जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए थे। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन को लेकर 13 महिला अधिकारी क्यों पहुंची सुप्रीम कोर्ट। भारतीय सेना की 13 महिला अधिकारी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि उन्हें सेना में स्थायी कमीशन देने में पुरुषों के मुकाबले भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इन महिला अफसरों का कहना है कि उन्होंने गलवान, बालकोट और ऑपरेशन सिंदूर
पुरुष जैसे कई बड़े अभियानों में पुरुषों के बराबर ही योगदान दिया था, लेकिन फिर भी उनके साथ अन्याय हुआ। उन्होंने कोर्ट में बताया कि पुरुष अफसरों की तरह उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर का सही से मूल्यांकन नहीं किया गया। पुरुष अफसरों को मुश्किल जगहों पर पोस्टिंग मिलने पर उनकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज की जाती है, जबकि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई और पूछा कि जब ट्रेनिंग और पोस्टिंग एक जैसी होती हैं तो महिला और पुरुष अफसरों के लिए दो अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। इन महिला अफसरों के वकील ने कोर्ट में यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने 2020 और 2021 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का बार बार पालन नहीं किया है। 2020 में बबीता पुनिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को स्थायी कमीशन देने से मना करना गलत है। इसके बाद 2021 में निशिता केस में भी कोर्ट ने समान अवसर देने का आदेश दिया था। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।